हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं आपके लिए फिर एक कॉमर्स का क्वेश्चन लेके आई हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, ये 25 का ही क्वेश्चन है। रीसेंट क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कौन से मॉड्यूल से क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी एग्जामिनेशन में बैठे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या फिर ऑफलाइन पेपर है, तो क्वेश्चन को एक बार पहले ध्यान से पढ़िए। हमारे पास टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना है कि बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो रीडिंग कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, टू व्हाट डिग्री विल देयर बी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स इज डिफाइंड एज। अब अगर आपने मैनेजमेंट कभी पढ़ा हुआ है, आई एम श्योर पढ़ा ही हुआ है, बट हम सिर्फ ये देखिए कॉन्सेप्ट ये टर्म्स के मीनिंग, ये डायरेक्ट डेफिनेशन एक कॉन्सेप्ट की। इस ये सबसे इजी क्वेश्चन मैं कहूंगी रहेगा, क्योंकि अगर हमको इतना भी नहीं पता तो हमने मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या ही पढ़ा है। और ये आपको वीडियो, मेरी ये सेशन मैनेजमेंट कैंडिडेट्स के लिए भी यूजफुल है। तो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट बोल रहे डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन और बाउंड्री स्पैनिंग। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो किस हद तक एक ऑफिस के रूल्स को हम, जैसे नियम और रेगुलेशंस को विनियम कहते हैं, तो किस हद तक नियम और विनियम एम्प्लॉयज पर, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स के लिए। टू व्हाट डिग्री विल देयर बी रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो किस हद तक रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। ठीक है। तो उनको ताकि गाइडेंस मिलती रहे। अब ये डिपार्टमेंटलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है हम डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं ताकि वर्क इजी हो जाए। फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को अगर आपको मतलब पता होगा, तो सेंट्रलाइजेशन इज द अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ one person, and decentralization when we distribute this authority. Whenever a organization expands, definitely it cannot work under centralization. फिर है फॉर्मलाइजेशन, ये डेफिनेशन ही फॉर्मलाइजेशन की है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3। और बाउंड्री स्पैनिंग, अगर आपने बाउंड्री स्पैनिंग कभी पढ़ा नहीं है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ डोंट हेजिटेट, एंश्योर दैट यू रीड अबाउट इट। एंड ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि मैं टीचर बन गई हूँ तो मुझे ये सब आता होगा। आना तो चाहिए, बट हो सकता है हमने अब तक नहीं पढ़ा हो या पढ़ाया हो, या आप इमीडिएटली ग्रेजुएशन या पीजी की अभी। तो हमें ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं अपनी सारे कॉमर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स, तो ही हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच समवन। एक बार आपने किसी को पढ़ा दिया तो वो 10 बार पढ़ने से भी जल्दी याद हो जाता है। तो पहली ये डेफिनेशन फॉर्मलाइजेशन की है जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉर्मलाइजेशन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच रूल्स, प्रोसीजर्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड कम्युनिकेशंस आर रिटन डाउन एंड एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन ही अगर आप पढ़ोगे, किस हद तक रूल्स। अब रूल्स का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होती है, रिटन डाउन है, एक्सप्लिसिटली मतलब डायरेक्टली बोला गया है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो तो आपको याद रखना चाहिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। अब मैं अगर पूछूं नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, अब ये रूल है कि रेगुलेशन है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड रूल, क्योंकि इंटरचेंजेबली हम सबको एक ही कर, जैसे मैं मार्केटिंग की टीचर हूं तो मुझे पता होना चाहिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग। ठीक है। कुछ लोग तो शॉपिंग करने जा रहे हैं उसको भी मार्केटिंग बोल देंगे। जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन वर्ड यूज कर रही हूँ तो डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग अनदर वर्ड फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, या फिर इसका दूसरा पोर्शन कौन सा है जो मुझे कंप्लीट करना है, जो आप एचआरएम सब्जेक्ट में लेते हैं। अब बाउंड्री स्पैनिंग अगर नहीं सुना है, तो बाउंड्री स्पैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप्स across organizational boundaries. So this is across the organizational boundaries to gather information, collaborate and coordinate with external stakeholders or other departments. ठीक है। तो ये बाउंड्री स्पैन देखो नाम से ही समझ आ रहा है, बाउंड्री को क्रॉस करना। तो ऑर्गेनाइजेशनल की बाउंड्री के बाद, अब वो इंटरनेशनल है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कहीं पर भी चलेगा, ये आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका भी मेरे बिजनेस में स्टेक होता है, हिस्सा होता है, जिनसे मेरे बिजनेस को अफेक्ट होता है। ठीक है। जैसे अगर मैंने किसी से पैसा उधार लिया, उधर मेरा बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए तो उनको भी तो असर पड़ेगा।
रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स, एंड अब तक हमारे कितने कॉमर्स के कैंडिडेट्स को ये भी नहीं पता रहता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयज। आप ग्रुपिंग करो किसकी, जॉब्स और एम्प्लॉयज टू इनटू डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन द सिमिलर एक्टिविटीज, स्किल्स, आउटपुट्स और ऑब्जेक्टिव्स टू इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड स्पेशलाइज। ठीक है, हम डिपार्टमेंट्स क्यों बना देते हैं, ताकि काम इजी हो जाए, किसी की स्पेशलाइजेशन देख के और वो ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट है अगर आप मैनेजमेंट पढ़ोगे तो। Centralization refers to the concentration of decision making authority at the top levels of the organizational hierarchy। ठीक है, अब जैसे कभी हम जाते हैं कहीं पर, हमें एसी बहुत ज्यादा लग रही है, तो हम उनको बोलते हैं थोड़ा टेम्परेचर इसका एडजस्ट कर दीजिए, तो वो बोलते नहीं मैडम ये एक जगह पर एडजस्ट नहीं होगा, सेंट्रलाइज्ड एसी है। तो जब किसी एक ही बंदे के पास पूरी अथॉरिटी होती है, अगर आपके पास 90 स्टोर्स है मुंबई में और वो 90 स्टोर्स की अथॉरिटी एक ही बंदे के पास है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांड होता है वी हैव टू गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज अगर वो 90 स्टोर्स में प्रॉब्लम है और बंदा बैठ के 90 स्टोर्स की प्रॉब्लम से सॉल्व करेगा, तो वो अपना काम कब करेगा। So decentralization is the process of distributing decision making authority to lower levels or regional units। तो वो 90 स्टोर्स में आप दे दोगे अथॉरिटी एक स्टोर मैनेजर को कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आप यहीं पर बात करो, और जब कुछ ऐसी ही चीजें हो गई जो टॉप मैनेजमेंट को कंसिडर करनी है, तभी आप हमारे पास आइए। ठीक है, अब ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ने हैं, या तो फिलहाल मैंने हमेशा क्या बोलती हूँ, एक क्वेश्चन में आप 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हो। ठीक है, जैसे आज अपने डिपार्टमेंट मीनिंग, अब आपको क्या पढ़ना है इसके बारे, कौन से बेसिस पर डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, ये बेसिक हमारा क्वेश्चन है डेफिनेशन के साथ। इतना हम कॉमर्स के कैंडिडेट्स और मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स पढ़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रल, व्हेन इट इज सुटेबल, व्हेन इट इज नॉट सुटेबल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। और जब भी पढ़ो तो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ के पढ़ो कि कभी कुछ सिचुएशन दिए तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है। फॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, फॉर्मलाइजेशन का क्या दूसरा कॉन्सेप्ट भी है कोई, और बाउंड्री स्पैनिंग, टाइप्स ऑफ बाउंड्री स्पैनिंग भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं। I always advise and recommend my candidates to keep syllabus handy. It is always a good practice that you stick to one teacher, you stick to one book and ensure that you cover the entire syllabus. The syllabus was last time updated in 2019, so start referring papers from 2019 onwards. I always suggest refer the latest paper, so go to the website of NTA and check the download step. You will find question papers of 2025, 24, 23, 22। So ऐसे उल्टा मतलब लेटेस्ट से ओल्ड पर जाइए, तो आपको पता आता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको कितना आता है। ओके, नेवर कंपेयर योर जर्नी विद समवन एल्स। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, किसी का 10वें अटेम्प्ट तक भी नहीं हुआ। टीचिंग में रहना तो एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कीजिए। मेरी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है कॉमर्स पर, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट के कैंडिडेट है तो अपना सब्जेक्ट का सिलेबस कॉमर्स के साथ मैच करके जो आपको टाइटल्स मैच होते हैं वो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी पढ़ाई के साथ रिवीजन भी करा दूं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई।